लोग यहाँ आते हैं वॉरेन बफेट बनने और पहला स्टॉक खरीदने के बाद उनका खाने का बुफे बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास ना कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, ना कोई थीसिस होती है। उस तरह के बैकग्राउंड में आता हूँ जहाँ पे हमने उस तरह के एनालिसिस किया, बट एट द वेरी सेम टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि वहाँ पे जो वॉलिटिलिटी होती है उन स्टॉक्स में वो बहुत ही हाई होती है। तो जो वीडियो देख के इन्वेस्ट करते हैं या वीडियो देख के समझ के खुद से DIY करते हैं, उनके लिए वो स्टॉक शायद नहीं बने हैं, क्योंकि वहाँ पे वो वॉलिटिलिटी, वो ड्रॉडाउन झेलने की क्षमता बहुत ज़्यादा चाहिए। हमको उस तरह के स्टॉक्स डिस्कस करने चाहिए जहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स है वो इसको पढ़े समझे और खुद से जब इन्वेस्ट करे तो इजीली वो वॉलिटिलिटी को सहन कर पाए और साथ ही साथ एक अच्छा रिटर्न भी अपने लिए बना पाए। ये आपका रिस्क झेलने की क्षमता होती है कि आप कितना लाल देख सकते हैं। कि वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू 50,000 है, मार्केट में 40,000 का मिल रहा है तो ही वो जाके वो फोन खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं खरीदेंगे। तो उनका एक सिंपल लॉजिक था, प्राइस वर्सेस वैल्यू, तो वो बाई होगा अदरवाइज नहीं होगा। उसमें आगे उसमें क्या ग्रोथ आने वाली है, कितना प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा, वो सब सेकेंडरी है, बट ग्रोथ स्टॉक्स लेता हूँ। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग यहां आते हैं वॉरेन बफेट बनने और पहला स्टॉक खरीदने के बाद उनका खाने का बुफे बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास ना कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, ना कोई थीसिस होती है। उनको समझ नहीं आता वो स्टॉक खरीद क्यों रहे हैं, बेच क्यों रहे हैं, खरीदना सही भी रहेगा कि नहीं रहेगा, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए स्टॉक्स को खरीदने से पहले। वैसे मैं खुद डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता, मैं खुद म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करता हूं, ETF के थ्रू करता हूं। पर आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें देखनी चाहिए, कौन सा KPI देखना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं खुद तो नहीं, पर जो इस फील्ड में बहुत समय से काम कर रहे हैं, बहुत सारे एनालिसिस कर चुके हैं, बहुत सारे KPIs को इवेल्युएट कर चुके हैं, उनके साथ बैठ के मैं एक सीरीज लेके आता हूं और इस सीरीज का नाम है द फंडामेंटल्स। इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले बहुत सारी वीडियोस में मल्टीपल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज। आपने आज से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में सुना होगा, पर बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल जी और पराग पारिक जो म्यूचुअल फंड है वो, ये सारे लोग यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो ईयर ऑन ईयर अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाते हैं। तो आज हम वैसी ही एक सीरीज सीखेंगे और मेरे साथ जो फंडामेंटल्स सीरीज को लीड करने वाले हैं वो हैं कुणाल शाह, जो कि फाउंडर हैं अपसर्ज के। अपसर्ज इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एजुकेशनल कोर्सेज का, फाइनेंशियल एजुकेशनल कोर्सेज का। कुछ तो मेरे भी कोर्सेज उसमें है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आप चेक कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपको इन्वेस्टिंग से लेके ट्रेडिंग, बेसिक से लेके एडवांस सब सिखाया जाता है। तो कुणाल खुद चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और बहुत समय से वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और अपने लिए स्क्रीनर्स क्रिएट करते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट थीसिस पे। देखिए भाई, अगर थीसिस की जगह टिप पे डिपेंड करोगे ना तो जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमाओगे। तो फंडामेंटल सीरीज जो है ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें सारी थीसिस डिस्कस की जाएंगी। और आगे बढ़ने से पहले जरा सब्सक्राइब का बटन दबा दो और घंटी दबा। हाय किनाब। हेलो सर। तो आज हम फंडामेंटल सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, वीडियो 1 है उसकी। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या मिस्टेक्स करी और क्या आपने सीखा इसमें? मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी, जैसे आपने कहा, मैंने सबसे पहले CFA खत्म किया, उसके बाद मैं PMS हाउस के साथ काम करता था। हमने 4 साल स्ट्रॉन्ग रिसर्च के बेसिस पे बहुत ही अच्छे स्टॉक्स निकाले। वहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली ग्रोथ ओरिएंटेड था, कि हम स्मॉल कैप कंपनीज पे, जहाँ ग्रोथ बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री टेलविंड्स बहुत ज़्यादा है, वैसी कंपनीज पे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर आज के टाइम पे मैं उस पर्टिकुलर फंड हाउस को देखूँ तो वो एनर्जी जैसे स्टॉक्स हो गए, पावर के सेक्टर के स्टॉक्स हो गए, इन सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस है, बिकॉज वहाँ पे टेलविंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो उस तरह के थीसिस से मैं आता हूँ, उस तरह के बैकग्राउंड से मैं आता हूँ जहाँ पे हमने उस तरह का एनालिसिस किया। बट एट द वेरी सेम टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि वहाँ पे जो वॉलिटिलिटी होती है उन स्टॉक्स में वो बहुत ही हाई होती है। जो वीडियो देख के इन्वेस्ट करते हैं, वीडियो देख के समझ के खुद से DIY करते हैं, उनके लिए वो स्टॉक शायद नहीं बने हैं, क्योंकि वहाँ पे वो वॉलिटिलिटी, वो ड्रॉडाउन झेलने की क्षमता बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए अगर हम वीडियो में डिस्कस भी करें तो हमको उस तरह के स्टॉक्स डिस्कस करने चाहिए जहाँ पे हमारे जो व्यूअर्स है वो इसको पढ़े समझे और खुद से जब इन्वेस्ट करे तो इजीली वो वॉलिटिलिटी को सहन कर पाए और साथ ही साथ एक अच्छा रिटर्न भी अपने लिए बना पाए। तो क्विकली मैं 2-3 टर्म्स जो उन्होंने यूज किए। एक तो वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि जब एक मार्केट चल रही होती है तो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव, तो स्मॉल कैप में वो सबसे ज्यादा कराया जाता है। टेलविंड वर्ड यूज किया, बड़ा अच्छा वर्ड है। टेलविंड का मतलब जैसे हवाई जहाज के पीछे से अगर हवा आएगी तो हवाई जहाज को धक्का लगेगा, उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ऐसे कोई सेक्टर्स होते हैं जहां पे ऑलरेडी मार्केट उनके फेवर में होती है, इस वजह से उनको फायदा हो जाता है। और थर्ड टर्म आपने यूज किया ड्रॉ डाउन। ड्रॉ डाउन का मतलब होता है अगर आपने 100 रुपए निवेश किए तो वो 100 रुपए में से समझे 20 रुपए कम हो गए, 30 रुपए कम हो गए, तो वो 30 रुपए को या 20 रुपए को ड्रॉ डाउन आ जाता है। ये आपका रिस्क झेलने की क्षमता होती है कि आप कितना लाल देख सकते हैं। करेक्ट। तो फिर कुछ टर्म्स वो, क्योंकि वो तो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, तो मैं थोड़ा अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ा उसको सरल करता रहेगा। आइए नाल आगे। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, हम ग्रोथ और वैल्यू दोनों को मिक्स करेंगे और एक स्क्रीनर बनाएंगे। तो ये पहले ही इन्वेस्टिंग स्टाइल्स की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं, कौन क्या फॉलो करता था। तो बेंजामिन ग्राहम एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, हम सभी जानते हैं। वॉरेन बफेट भी उनके बुक्स पढ़ के इन्वेस्टर, एग्जैक्टली, वॉरेन बफेट भी उनकी बुक्स पढ़ के इन्वेस्टिंग सीखे और उनके मेथड्स में अडॉप्शन लाया फ्रॉम हिज स्ट्रैटेजी। तो वो क्या मानते थे, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग में मानते थे कि आज के टाइम पे मान लेते ये जो फोन है
ठीक है, ये इसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू 50,000 है, लेकिन मार्केट में 40,000 का मिल रहा है, तो ही वो जाके वो फ़ोन खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं खरीदेंगे। तो उनका एक सिंपल लॉजिक था, प्राइस वर्सेस वैल्यू। प्राइस मेरी अगर कम है और इसमें से जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो ज़्यादा है, तो वो बाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसमें आगे उसमें क्या ग्रोथ आने वाली है, कितना प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा, वो सब सेकेंडरी है, बट सामने सामने ये दोनों चीज़ वो कंपेयर करते थे। आज ही आज मेरे को कितना डिस्काउंट में मिल रहा है। करेक्ट, वो ठीक है। वो मेजर तो अगर आज वो होते तो फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन सेल्स में सामान खरीदते और कभी नहीं खरीदते। हाँ, तो मेरा जेंजी भी वही करने वाला है। एग्जैक्टली। तो दैट इज वन मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक। सेकेंड, फिर फिल फिशर आए, वो क्या बोले, 100 रुपए की चीज़ अगर मुझे 100 रुपए मिल रही है ना, कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा, लेकिन क्या ये 100 रुपए की चीज़ आज 100 की है, कल 130 इसकी फेयर वैल्यू होगी, 160 इसकी 2 साल बाद फेयर वैल्यू होगी, क्या वो ग्रोथ दे रहा है मेरे को इतनी, तो वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग हो जाती है। ठीक है। जहाँ पे मुझे प्राइस और वैल्यू का इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, बट एट द वेरी सेम टाइम आई एम लुकिंग एट द फ्यूचर ग्रोथ। मतलब मैं चलते घोड़े पे पैसा लगाऊंगा। एग्जैक्टली। तो जो आज मोमेंटम इन्वेस्टिंग इसको बोलते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग बोलते हैं, वो हो गया। तो फिर वॉरेन बफेट साहब आए, वो बोले कि यार एक काम करते हैं, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स लेते हैं, कि वैल्यू इन्वेस्टिंग भी अच्छी चीज़ है, ग्रोथ भी अच्छी है, ऐसा तो है नहीं कि एक बेटर है दूसरे से। तो वो बोले कि मैं मिक्स करता हूँ दोनों को, ग्रोथ स्टॉक्स लेता हूँ सस्ते दाम में। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टॉक्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो उनके पोर्टफोलियो में भी कम स्टॉक्स रहे थे शुरू में। तो ये मेथड को आज के टर्म में हमने कॉइन किया हुआ है, विच इज नोन एज गार्प इन्वेस्टिंग। गार्प, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। जो पहला वर्ड है वो ग्रोथ को सिग्निफाई कर रहा है, एंड रीजनेबल प्राइस सिग्निफाई कर रहा है वैल्यू को। तो हमारे पास ग्रोथ और वैल्यू दोनों मिल जाता है इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी में। तो मेरे को आप अच्छा स्टॉक दो जिसमें पीछे टेलविंड है, जिसमें जो अच्छी ग्रोथ है, बट वो 100 रुपए की चीज मुझे 90-95 में तो दो ही कम से कम। मतलब ये तो एक तरीके की बढ़िया इन्वेस्टिंग होगी। करेक्ट। तो वॉरेन हमारे रामदेव अग्रवाल जी भी शायद यही। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो वो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, बिकॉज आप दोनों साइड आपका आपने प्रोटेक्ट कर लिया, एंड एट द वेरी सेम टाइम आप दोनों साइड का एडवांटेजेस ले पा रहे हो। ठीक। तो अब बात आती है कि इस तरह के स्टॉक्स इंडियन मार्केट्स में आइडेंटिफाई कैसे करें। पहला रूल तो सिंपल क्लियर है, गार्प इन्वेस्टिंग है तो हमको स्टॉक्स कम ही मिलेंगे, ज्यादा स्टॉक्स मिल ही नहीं सकते, क्योंकि आप बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स ले लो, तो सीधी सीधी बात है आपको नहीं मिल सकते। तो अब ये स्टॉक ढूंढने कैसे, तो उसके लिए हम लोग हमारे चैनल पे भी बहुत बार अलग अलग तरह के स्कैनर्स रन करते हैं, जहाँ पे हम लोग फिल्टर्स डालने की कोशिश करते हैं और ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो वही एक स्कैनर की हम यहाँ पे भी बात करेंगे, कि वो स्कैनर को हम रन करते हैं, देखते हैं कि वहाँ से हमको कितने स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं। सो टू बिगिन विथ बेसिक कंडीशंस है, सारी कंडीशंस को वॉक थ्रू करेंगे, समझेंगे कि कंडीशन में क्या क्या हम डिस्कस तो करें। ये वेबसाइट का नाम है screener.in। Correct. इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कहीं अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री गुड है। करेक्ट। तो हम स्क्रीनर एज ए टूल का मदद लेंगे, उसमें फ्री स्क्रीन्स आप क्रिएट कर सकते हो, हम बाद में क्वेरी को सेव भी कर देंगे और सीधे सीधे क्वेरी भी हमारे यूजर के लिए पुट फोर्थ कर देंगे। स्क्रीन का मतलब अगर हम समझा पाए अपने यूजर्स को। स्क्रीन बेसिकली इंडिया में आज के टाइम पे 5,000 स्टॉक लिस्टेड है, कॉमन स्टॉक जो BSE NSE पे मिला के। तो उन 5,000 में से मैं कुछ फिल्टर डालूं, ताकि फिल्टर होके मुझे एक स्क्रीन स्टॉक्स मिले कि हाँ ये मेरे पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स मेरे फॉलो करते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक्स, और ये स्टॉक्स मैंने निकल के भाई जैसे हम होटल बुक करते हैं तो हम देखते हैं 5 स्टार होटल, वैसे ही 8,000 से ऊपर का रेट होना चाहिए और इस लोकेशन के पास होना चाहिए। तो एक तरीके के फिल्ट्रेशन सिस्टम है। करेक्ट। ठीक है। हम लोग इसमें मार्केट कैप डाल सकते हैं कि कंपनी का वैल्यू कम से कम 10,000 करोड़ का हो ही, सेल्स डाल सकते हैं कि सेल्स 10,000 करोड़ की हो ही, उससे ऊपर के स्टॉक दिखाना, उससे नीचे कितना दिखाना, एंड सो फोर्थ। तो इसमें एन नंबर ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन कि आपको क्या चाहिए। तो तीनों की मदद से हम स्क्रीन बनाएंगे और देखेंगे कैसे वर्कआउट हो रहा है। तो आई विल वॉक यू थ्रू ऑल द फिल्टर्स दैट आई हैव पुट थ्रू। तो हम देखेंगे, सबसे पहला देख रहे हैं हम मार्केट कैप शुड बी ग्रेटर देन 1,000। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में जब हम 1,000 लिखते हैं तो करोड़ मान लेता है। तो हमने मान के चले कि हमको छोटी कंपनियां नहीं चाहिए, क्योंकि वो छोटी कंपनी में वॉलेटिलिटी आती है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा आती है। और एक और बात ये होती है कि अगर आप छोटी कंपनियों की फाइलिंग देखो तो एनुअल रिपोर्ट में, प्रेजेंटेशन में इतनी डिटेल्स वो शेयर नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज उनको खर्चा भी ज़्यादा होता है उस चीज़ का, और वो लोग का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि थोड़ा धंधे पे फोकस करते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन देने का काम है। और SME इंडेक्स उनको अलाउ भी कर देता है, कुछ रिलैक्सेशन अलाउ कर देता है। करेक्ट। तो वहाँ पे बहुत छोटी कंपनियां इतनी इन्फॉर्मेशन देती नहीं, हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं एक इन्फॉर्म डिसीजन उस केस में शायद इतना ना बना पाऊँ। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि मैंने 1,000 करोड़ तो बेयर मिनिमम क्राइटेरिया रखा ही है मार्केट वैल्यू का। लाइकवाइज अगर 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है तो उसी तरह से सेल्स भी 1,000 करोड़ तो वो करनी चाहिए, क्योंकि 200, 400, 500 करोड़ की सेल्स में तो हमको समझ ही नहीं आता है कि वो वन टाइम आ गई, ऑपरेशनल है, आते ही रहेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 1,000 करोड़ की सेल्स तो बेयर मिनिमम वो कंपनी टच करेगी। और इसमें बहुत ही कम कंपनीज रहेंगी, क्योंकि पूरे देश में 400 करोड़ से ऊपर की सेल्स जो है वो सिर्फ 0.7% कंपनीज करती है। सर बहुत ही सही बात आपने बोली, इसलिए जब हम फिल्टर सारे लगाएंगे और एंड में जब स्टॉक्स निकालेंगे तो हमको, मैंने 1 साल पहले भी ये फिल्टर लगाया था तब 18 स्टॉक्स आए थे, आज जब भी फिल्टर लगाता हूँ तो और कम हो गए। तो क्यों, क्या तो ग्रोथ नहीं हो रही है, प्राइस नहीं हो रही, नहीं तो इतनी सेल्स नहीं कर पा रही, ठीक है। तो इंडिया में देयर इज अपॉर्चुनिटी, बट वो ये कि बड़ी कंपनियां
इतनी सारी नहीं है हमारे पास जो फंडामेंटली हर तरह से स्ट्रांग हो। True. ठीक है। थर्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग रेशो है सर, यही रेशो ग्रोथ और वैल्यू दोनों को कंबाइन करता है, दैट इज नोन एज द पेग रेशो, PEG रेशो। इट मीन्स प्राइस टू अर्निंग्स अपॉन ग्रोथ। Okay. तो हम फॉर एग्जांपल दो कंपनियां लेते हैं, एक कंपनी है जिसका प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल 50 का है और साथ ही साथ उसकी ग्रोथ भी 50 की है, ग्रोथ रेट सेल्स में 50% की है। और एक दूसरी कंपनी लेते हैं जिसकी प्राइस टू अर्निंग्स 30 की है बट ग्रोथ रेट 10 की है। तो इन दैट केस सेकंड कंपनी इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो 30 का पी मल्टीपल दैट इज वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, और ग्रोथ मुझे दे रही है सामने सामने 10 की। और दूसरी कंपनी जो पहली वाली कंपनी थी हमारे केस में, वो 40 का ग्रोथ रेट दे रही है, उस 40 के ग्रोथ रेट के सामने भले वो 40 का पी मल्टीपल भी ले रही है तो मुझे चल जाएगा। चलिए, क्योंकि वो ग्रोथ देती रहेगी, Exactly. अर्निंग्स बढ़ा रही है। करेक्ट। तो इंडिया में या फिर कोई भी अच्छे मार्केट्स में आपको दिखेगा कि जहाँ ग्रोथ ज़्यादा है ना, वहाँ पे पी मल्टीपल ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल टेस्ला का केस ले, अमेजोन का केस ले, आपको दिखेगा कि यहाँ पे पी मल्टीपल 200, 200, 300, 300 गए, क्योंकि दे वर वेरी बिग फेजेस इन देयर एंटायर कंपनी लाइफ जहाँ पे उनकी ग्रोथ रेट थी एक्चुअल में 50% की, 60% की, इवन डिस्पाइट हैविंग दैट काइंड ऑफ बेस। तो लाइकवाइज वही चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो रही है कि आपको पी मल्टीपल एज एन इन्वेस्टर आप ज़्यादा देने के लिए ओके होने चाहिए हो, गिवन वो ग्रोथ रेट दे रही हो। तो इन दोनों को कंबाइन करके आप ये रेशो बना दो, आपको ये रेशो मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने रेशो क्या कंडीशन रखा है कि 0 से 2 के बीच में होना चाहिए, Okay. ना ही एकदम महंगा हो और ना ही हमको एकदम आधे ₹1 का ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ रेट पी से भी ज़्यादा हो। हम 0 to 2 के बीच में कंफर्टेबल है, जहाँ पे हमारे दोनों वैल्यू और ग्रोथ कंबाइन होकर हमको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देंगे। Okay. इंडिया में यही रेशो को अगर आप चेंज कर दोगे ना, तो कंपनी नंबर ऑफ कंपनीज आपको बहुत डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ भले लोग बहुत ज़्यादा मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट अच्छी कंपनियां है ना, उनमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में नहीं मिलती। या तो उसका प्राइस बढ़ चुका होता है या तो उसमें अंदर पूरी जरूरत कम हो रही है। करेक्ट। तो एक चीज़ हो रही होती है, तो इसलिए ये मल्टीपल पे आपको मेन फिल्टर पूरा इस पे ही रन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने सिंपल मल्टीपल्स लिए सेल्स ग्रोथ पे और EPS ग्रोथ पे। हमने लिया कि सेल्स ग्रोथ 1 साल, 3 साल, 5 साल इनके एवरेजेस पे 15% तो ग्रो करे ही करे। तो फॉर एग्जांपल इस साल की सेल पिछले साल की सेल से 15% से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। लास्ट 3 इयर्स की एवरेज सेल्स 15% बढ़नी चाहिए। नॉट एवरी ईयर, हाँ CAGR पे। CAGR. यस, एक होता है कंसिस्टेंट ग्रोथ, एक होता है CAGR ग्रोथ। जी। कंसिस्टेंट ग्रोथ में हर साल 15 होना चाहिए। हम जो ले रहे हैं वो CAGR ले रहे हैं कि आज 100 है, अगले 15 3 साल बाद सीधी अगर 160 भी होगी तो भी वो इसमें आ जाएगी। है। करेक्ट। लाइकवाइज सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स की भी हमने 15% लिए, तो अगेन ये एवरेज ग्रोथ है, कंसिस्टेंट नहीं है। तो पिछले 5 साल में सेल्स डबल होनी चाहिए, मोटा। करेक्ट। ठीक है। यस, बीच में भले ही उतार चढ़ाव आ गए वो चल जाएगा। सेम लॉजिक हमने EPS के साथ भी लगाया है। अब यहाँ पे हमने EPS इसलिए लिया है, नेट प्रॉफिट इसलिए नहीं लिया है, क्योंकि नेट प्रॉफिट में क्या होता है, कभी कभी बहुत बार कंपनी के शेयर इशुएंस बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो अर्निंग्स पर शेयर है, क्योंकि मेरे पास 1 शेयर होगा, 2 शेयर होंगे, 100 शेयर होंगे, मेरे पास तो शेयर्स ही है कंपनी के। तो ये मैं बहुत सारे व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि आप जब भी प्रॉफिट देखिए तो प्रॉफिट आप नेट प्रॉफिट लेवल पे तो देखते ही हो, तो अच्छी बात है, बट एट द वेरी सेम टाइम आप EPS लेवल पे भी देखो, क्योंकि शेयर्स आउटस्टैंडिंग चेंज हो रहे हैं, वो हम लोग फिर भूल ही जाते हैं देखना। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी इट ऑन। इससे जब आप कोई कंपनी IPO आ रही होती है और जब वो बताती है कि हमारा पोस्ट इशुएंस Correct. प्राइस टू अर्निंग होगा, वो बढ़ जाता है। करेक्ट क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बढ़ जाते हैं, EPS घट जाता है, Correct. तो प्राइस टू एग्जैक्टली सर। सो वो लॉजिक से उसका वो महंगा हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो वही इसलिए हमने यहाँ पे EPS का लॉजिक लिया है कि EPS अगेन 15% से ग्रो होना चाहिए। अब हमारा लॉजिक हमेशा जितने भी हमने वीडियोस बनाए उसमें एक सिंपल है कि अगर सेल्स 15 से ग्रो हो रही है तो प्रॉफिट तो 15 से ग्रो होना ही चाहिए। उसका रीजन ये है, अगर सेल्स 15 से ग्रो हुई, प्रॉफिट 10 से ग्रो हुआ, मतलब तुमने तो ज्यादा खर्चा कर दिया, ज्यादा सेल्स आने के लिए उससे भी ज्यादा खर्चा कर दिया। Sure. विच शुड नॉट बी द केस। अब 100 रुपए के सामने जब पहले 70 रुपए बना रहे थे, तो आज 200 के सामने 140 तो बनाओ कम से कम। बनाएंगे। ठीक है, तो वैसा वाला लॉजिक है। तो इसलिए सेल्स का ग्रोथ रेट और प्रॉफिट का ग्रोथ रेट इन लाइन दिया है। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि प्रॉफिट का ग्रोथ रेट सेल्स के ग्रोथ रेट से ज्यादा हो, वो तो और भी अच्छी बात। और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी ला रहे हो, आपका फिक्स कॉस्ट रहा है, आप उसमें बेटर कर रहे हो। एंड लास्टली आने वाला जो क्वार्टर है वो मेरा 3 क्वार्टर पहले जो रिजल्ट था उससे बेटर हो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। क्यों मैंने ऐसा लिया हुआ है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो सीजनैलिटी फॉलो करती है, जैसे आप सीमेंट कंपनी का एग्जांपल हो गया, तो जो बारिश का पीरियड रहता है, जो क्वार्टर रहता है बारिश का, उसमें सेल अच्छी नहीं होती है, तो अगर आप उस क्वार्टर को दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो आपको गलत ही हो जाएगा वो। ठीक है, लाइकवाइज स्टील कंपनियां हैं, तो बहुत सारी रियल एस्टेट है, लग्जरी गुड्स है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की जो होती है, गाड़ी वजह से होती है। तो दिवाली वाला जो क्वार्टर होता है उसमें इंडिया में गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती है जी, और बाकी जो क्वार्टर होता है उसमें कम बिकती है। AC है, गर्मी वाला क्वार्टर में ज़्यादा बिकेगी, ठंडी वाले क्वार्टर में कम बिकेगी, तो आप ठंडी वाले क्वार्टर को गर्मी वाले क्वार्टर से कंपेयर कर लिए तो आपको गलत हो जाएगा। तो इसलिए जनरली आप क्या करो, Q1 को कंपेयर करो पिछले साल के Q1 से, Q2 को कंपेयर करो पिछले साल के Q2 से। तो यहाँ पे हमने लॉजिक सिंपल रखा है
कि अभी जो क्वार्टर आने वाला है, फॉर एग्जांपल हम बैठे हैं अभी सितंबर में, तो अभी हमारा सेकंड क्वार्टर फिनिश होगा, तो सेकंड क्वार्टर जो आने वाला है उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो पिछले सितंबर के क्वार्टर के रिजल्ट से कंपेयर हो जाए और अच्छा हो नेट प्रॉफिट के टर्म्स में, इतना हमको चाहिए। अब ये एक्सपेक्टेड क्वार्टरली प्रॉफिट कहीं से ये लोग एस्टिमेट्स लेते हैं? करेक्ट, एक्सपेक्टेड ये लोग बैक एंड पे कहीं से लेते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट अपना अपना व्यू पॉइंट है, वो व्यू पॉइंट के बेसिस पे लोग एवरेज निकाल के वो दिखाते हैं, तो बैक एंड पे वो रन हो जाता है। ग्रेट गाइस, अगर इधर तक समझ आ गया तो भाई एक बार लाइक जरूर दबा देना, बहुत अच्छा स्क्रीन क्रिएट किया हुआ है। करेक्ट। तो ये पूरा रन करके सर, जैसे आपने शुरू में ही कह दिया था कि स्टॉक्स तो इंडिया में बहुत ही कम मिलेंगे सर, खाली 14 कंपनी ऐसा, 6,000 में से 14 का पीसेस, 5 से 6 हज़ार कंपनी में से 14,000 कंपनी ऐसा जो ये फॉलो कर पा रही है, और फॉलो ही नहीं कर पा रही, मतलब 0.2%। 0.2%। एंड ये नंबर जैसे जैसे अगर इंडियन मार्केट्स यही वैल्यूएशन पे रहते हैं तो ये नंबर यहाँ से बढ़ नहीं सकता, क्योंकि कंपनियां महंगी होती जा रही, इस तरह की कंपनियां लोगों को कम ही मिलती जा रही है, तो एक प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। और इसमें आप देख पा रहे हो कि जो भी कंपनी आई है कहीं ना कहीं आपने उनका नाम सुना होगा और वो लोग अच्छा ही कर रही है। फॉर एग्जाम्पल BSC है, डिड वेरी वेल इन द पास्ट 5 years, वारी रिन्यूएबल्स है, डिड फिनोमिनल इन द पास्ट 5 years 6 years, अडानी ग्रीन है, अडानी एनर्जी है, कैप्री ग्लोबल है, ऑल गुड कंपनीज हु हैव डन वेल। इसमें एक ड्रॉबैक, हम अच्छी अच्छी चीज़ें तो सारी बात करते हैं, बट एक ड्रॉबैक ये रहता है कि इस स्क्रीनर के बेसिस पर हमको जो स्टॉक्स मिलते हैं इन्होंने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, हम लोग इस बेसिस पे चल रहे हैं कि ये फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप केवल सीधा उठा के स्टॉक्स खरीद नहीं सकते अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि फ्यूचर क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इन स्टॉक्स का भी वेरी करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि फ्यूचर में को देखे समझे और हम ट्रैक करेंगे इन स्टॉक्स में कैसे कैसे चीज़ें वर्क हो रही है। तो ना जनरली ये तो फंडामेंटल जैसा आपने बोला पास्ट का है, मार्केट्स जो है वो काफी न्यूज ड्रिवन भी होती हैं, थोड़ा बहुत आपको मार्केट में रहना भी पड़ता है। अगर स्टॉक्स खरीदते हो तो आप ऐसा नहीं एकदम ही खरीद के भूल जाओ, आपको देखना पड़ता है वो क्वार्टरली क्या कर रहे हैं, क्या तरह की फाइलिंग्स हो रही हैं। तो आप इसको कैसे ट्रैक करते हो, आपको पास्ट में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं? तो ये प्रॉब्लम सर बहुत ही जेन्युइन है और ये आइडेंटिफाई हमने करी थी, तो इसके लिए हमने ना एक बहुत ही अच्छा टूल बनाया जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ओरिजिनली शुरू में ही मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, इवेंचुअली रियलाइज हुआ कि ये सबकी ही प्रॉब्लम है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आपको? प्रॉब्लम पहले ये है कि ये स्टॉक, अब पता चल गया कि वारी अच्छा स्टॉक है, अब वारी में क्या हो रहा है, कल वारी में अभी तो इतनी सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं मार्केट्स में, कभी यूएस के साथ कोई ट्रांजैक्शन लीक पे प्रॉब्लम आती है, कभी टैक्स में कोई रिफॉर्म्स आते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से पूरा का पूरा PNL चेंज हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं, मारुति सुजुकी में 10% अगर GST कम हो रहा है और लोग कार में GST वापस क्लेम भी नहीं कर सकते, तो 10% प्रॉफिट सीधा सीधा मारुति का क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर सेम प्राइस पे रहता है तो बढ़ जाता है। तो वो लॉजिक से अब वो चीज़ अगर मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे ट्रैक भी बाकी सबसे पहले करना है। बाकी सबसे पहले इसलिए करना है क्योंकि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ आज के टाइम पे, तो मैं चाहूँगा कि मैं जो 100 की चीज़ 105 हो उससे पहले 100 पे ही कर लूँ। वही ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्राइस पे मैं ओके हो खरीदने को। और प्राइस इन्फॉर्मेशन इंडिया में अब धीरे धीरे जैसे मार्केट बहुत एफिशिएंट हो रहा है, प्राइस रिफ्लेक्ट करने लग जाती है सारी न्यूज़। तो हमारा काम ये है कि हम न्यूज़ में जैसे रिफ्लेक्ट हो उससे पहले हम थोड़ा सा पहुँच जाए, ताकि हम बाकी लोगों से आगे रहे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने मार्केट वॉच करके एक प्लेटफॉर्म बनाया। उसमें मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, 150 स्टॉक्स उस वॉच लिस्ट में डाल सकता हूँ, और उस वॉच लिस्ट में डाले हुए सारे स्टॉक्स की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे व्हाट्सएप पे आ जाती है। व्हाट्सएप पे? करेक्ट, ईमेल पे नहीं? ईमेल पे नहीं, और ऐप के नोटिफिकेशन में भी। बहुत सारे ऐप के नोटिफिकेशन आज के टाइम पे तो हमारे सब बंद रहते हैं बाय डिफॉल्ट, जैसे डाउनलोड करते हैं वैसे ही बंद कर देते हैं, तो दैट डज नॉट मेक सेंस, इसलिए व्हाट्सएप पे आ जाती है। और उसमें साथ ही साथ एक सेंटिमेंट भी हम भेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मारुति की आज कल GST का कट हुआ, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके एक दिन पहले, तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर सेम डे की सेल्स बढ़ी उसकी, तो एक पॉजिटिव साइन है, तो ऑटोमेटिकली वो न्यूज़ चली गई। अब मारुति का शेयर प्राइस देखो पिछले 2-3 दिन में इट्स बीन ऑन अ पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी। तो वो सारी की सारी न्यूज़ मेरे को व्हाट्सएप पे आ जाती है। अब कुछ यूज़ केसेस मैं आपको बताता हूँ इसमें, जहाँ पे वी हैव मेड वेरी गुड इनसाइट्स, वी हैव सीन कि ये प्लेटफॉर्म चल रहा है नहीं चल रहा है, अच्छे से रिजल्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, एंड सो फोर्थ। अब फॉर एग्जाम्पल सर, बहुत सारे स्टॉक्स में बल्डी ब्लॉक डील होती है, आप जानती हैं। तो बल्डी ब्लॉक डील के लिए हमने क्या सोचा कि जैसे कोई बल्डी ब्लॉक डील होती है तो वॉल्यूम में एक स्पाइक आता है, तो जैसे वॉल्यूम में स्पाइक आए तो हम एक्सचेंज पे वो नोटिफिकेशन आने का वेट करने के बदले वो वॉल्यूम की स्पाइक को देखे और हमारा सिस्टम जाके चेक करे कि क्या बल्डी ब्लॉक डील आई है, और उसी समय
हम सीधा सीधा वो नोटिफिकेशन उनको भेज दें। वो बिकॉज मल्टीज जनरली क्लोजिंग के बाद रिपोर्ट बाकी सारे लोग क्लोजिंग के बाद भेजते हैं उसको, हम लोग ने वही किया है कि उसको उसी समय के समय पहुंचा दे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके आपको बस बायर नहीं पता चलेगा। हाँ बाहर नहीं पता चलेगा, लेकिन ओके बट आपको वॉल्यूम एग्जैक्टली वॉल्यूम समझ में आ रही है। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि रिलायंस का हमको 10:59 पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम का स्पाइक दिख रहा है यहाँ पे 11 बजे से जस्ट पहले, और उसके 4 मिनट बाद वो न्यूज़ आपके व्हाट्सएप पे आ गई है। व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, रिलायंस की एक बड़ी डील हुई 10:59 को, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन चला गया 11:04 को, 11:05 को, 5 मिनट की अंदर चला गया। एग्जैक्टली तो पूरा का पूरा सेंटिमेंट और सेंटिमेंट न्यूट्रल, कोई एक्शन लेने लायक यस, क्योंकि कौन बायर है कौन सेलर है वो हमको पता नहीं चला। अगर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर आता तो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता, प्लस प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता। मान लीजिए मार्केट प्राइस चल रहा है 1350 पे और उसमें 1380 पे एक बड़ी डील हो गई, देन इट्स अ पॉजिटिव से, तो वो पॉजिटिव लिखा हुआ जाता सेंटिमेंट। लाइकवाइज बहुत सारे हमारे पास केसेस ऐसे जहाँ पे कोई न्यूज़ आती है मीडिया में, हमको पता नहीं चलता ये सही है गलत है, ठीक है, कि उसमें न्यूज़ आ गई बस रैंडमली है, फिर बाद में पता चलता है कि ये न्यूज़ सही नहीं है। तो हम लोग वो भी एक काम करते हैं कि क्रॉस चेक कर लेते हैं जेन्युइन सोर्सेज से और फिर पोस्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी टाटा मोटर्स की एक न्यूज़ आई थी कि टाटा मोटर्स ने गाड़ियाँ डिलीवर की, तो उसका क्वांटिटी आया था कि इतनी क्वांटिटी डिलीवर कर दी और इतनी इंक्वायरी आई है नवरात्रि वाले फेज में। तो हमने वो क्रॉस चेक किया और फिर वो न्यूज़ पहुंचाई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10,000 डिलीवरीज हुई और 25,000 की इंक्वायरी आई जो अपने नवरात्रि पे। मतलब ये आपको इनेबल करता है कि आप बेटर डिसीजंस ले पाओ Correct. करना है कि नहीं। क्योंकि पास से आपको सीधा सीधा आप ले नहीं सकते उस स्टॉक, आपको उसको ट्रैक करना जरूरी है। लाइकवाइज कॉर्डफे फिलिप्स में एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने रिजाइन किया, विच वाज अ नेगेटिव साइन ऑब्वियसली। हाँ, तो आप नेगेटिव साइन आई, वो देखो आप वो न्यूज़ आई और बाद में स्टॉक का मूवमेंट देखो 7% से स्टॉक वहां से लेके डाउन है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत, मतलब उसके कितने मिनट में मतलब ये हो गया इन्फॉर्मेशन तो कर जाई थी 7:54 PM को आई वो इन्फॉर्मेशन और अपने को अगले दिन दिख पा रहा है कि सुबह मार्केट पे सुबह मार्केट में उसने को रिएक्ट करते। तो अगर आप सुबह खेल लेते तो करेक्ट, या अगर आपके पास होता आप बेच लेते। हाँ, ओपन हुआ एक कैंडल पे, दूसरा कैंडल पे आप खेल सकते थे। तो दैट इज हाउ यू कैन इजीली यूज दिस इन्फॉर्मेशन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीज़ें हम पता करें, जान के रखें, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो इसके बेसिस पे सिंपली कि इस कैनल में अच्छा स्टॉक निकल के आ गया अब आगे क्या, तो वो तो गलत हो गया। आप ये ट्रैक करो, ट्रैक करते हो आपको दिख रही है कि हाँ भाई हर 3 महीने में ये बात हो गई कि आपने देखा कि ये घोड़ा परफॉर्म तो बहुत अच्छा आ रहा है, पर ये देख लो कहीं चोट तो नहीं लगी उससे राई। अभी पता चला पहले तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अभी चोट लगी। क्योंकि मान लेते कि क्वार्टर आप ट्रैक कर रहे हो, उस क्वार्टर में 3 महीने हुए, 3 महीने में 20 न्यूज़ आई, 20 में से 15 न्यूज़ पॉजिटिव आ रही है और 5 ऐसी न्यूज़ आ रही है जो निगलेक्ट कर सकते हो आप, इतनी नेगेटिव है बट निगलेक्ट कर सकते हो, देन इट बिकम्स एन इन्वेस्टिंग स्टॉक फॉर यू, यू कैन स्टिल गो अहेड एंड बाय इट। सो उसका पर्पस ही बनाने का ये था कि आप कर सको। कुछ फीचर्स है इसके जो मैं आपको वॉक थ्रू करा देता हूँ मार्केट वॉच के। वन इज कि अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो खाली, तो आप स्मॉल कैप के 100 के 100 निफ्टी के स्मॉल कैप इंडेक्स के ट्रैक कर सकते हो एक साथ। अगर आप मिड कैप में करते हो तो मिड कैप एक साथ ट्रैक कर सकते हो। 50 ही स्मॉल कैप के ऊपर वाले करना है तो वो कर सकते हो, निफ्टी 100 कर सकते हो, मेटल लॉट जो भी आपके इंडेक्सेस है। करेक्ट। अगर आपको सिर्फ पीएसयू बैंक करना है, पीएसयू बैंक अभी चल रहे हैं, आपको वो करना है तो वो ट्रैक कर लो। तो यू कैन ऐड दीज प्रीसेट्स दैट आर फिक्स्ड ऑलरेडी एंड देन avail this. The best part is sir, this is available for free for the first 7 days. अरे वाह ब्रेक। तो आप एंड वैसे क्या सब्सक्रिप्शन चार्जेस? तो इसमें 2 प्लान है सर, एक 3 मंथ्स का, एक 12 मंथ्स का। 3 मंथ्स का जो प्लान है उसका फीस है 2499 और 12 मंथ्स का जो प्लान है उसका फीस है 7499। तो लाइन पे चलते हैं। हम एक काम करते हैं फॉर आवर व्यूअर्स जो हमारे अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक से सब्सक्राइब करेंगे, तो वी कैन गिव देम 20% डिस्काउंट इफ दे राइट अ कोड S20। डन सर, ठीक है। तो ग्रेट, S20 कोड से आप ये मार्केट वॉच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसमें पहले 7 डेज आपको टोटली फ्री मिलेगा, आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं। और उसके बाद जो भी आप पैकेज लेते हैं, चाहे वो 2500 का है या 7500 का है, उस पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। भूलना मत, S20 कोड जरूर डालें। डन सर। तो आई थिंक इससे लोगों का अपडेट रहेंगे वो ज्यादा और बेटर डिसीजंस ले पाएंगे, चाहे उन्होंने वो स्क्रीनर यूज किया हो या कैसे भी उसको उसके बेसिस पर जो भी स्टॉक्स वो आइडेंटिफाई करना चाहते हो वो इधर से टेस्ट कर सकते। करेक्ट सर। ग्रेट। तो इस थीसिस से जनरली आपने क्या देखा है, ओवर लेट्स से 15 to 20 ईयर होराइजन एक इन्वेस्टर क्या रिटर्न्स कमा सकता है? सर रिटर्न्स पे तो मैं एग्जैक्टली कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये स्क्रीनर सबसे पहले मैंने बनाया था लास्ट अगस्त सितंबर में। वहां से आपने देखा ही मार्केट नीचे, ठीक है, आज भी निफ्टी को देखो तो उस लेवल से 7-8% निफ्टी डाउन है। मैंने सर ये इसके अगस्त से लेके लास्ट जुलाई तक, दैट इज 10 मंथ्स ना 11 मंथ्स का पीरियड में देखा रिटर्न्स कितना है, 1% पॉजिटिव था। इवन व्हेन द मार्केट्स आर 8-9% नेगेटिव। करेक्ट। तो तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बढ़ गया कि दिस इज गिविंग मी गुड रिटर्न्स आल्सो, एंड इट्स नॉट द केस कि खाली पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे ही वर्क किया है। क्योंकि जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि पुराने जो स्टॉक्स पहले रिटर्न्स दे चुके होते हैं वो सबसे ज़्यादा गिरते हैं,
बट इससे ये पता चल रहा है कि फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है प्लस वो पैक 2 के अंदर आ रहे हैं, जो ग्रोथ रीजनेबल प्राइस पे हमको मिल रही है, तो वो गिरते भी नहीं है। सो वो एक पॉजिटिव सिग्नल है इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स दैट दे हैव कोटेड। ऑब्वियसली ये डिस्क्लेमर है सबके लिए कि यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट स्ट्रेट अवे ब्लाइंडली। आप अभी रिसर्च करिए, Research आप अपने रिसर्च एनालिस्ट से बात कर लीजिए, एडवाइजर से बात कर लीजिए। बट ये एक तरीका है जिससे आप ईयरली एक स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं और थोड़ा लॉजिकली शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोग लॉजिक भूल जाते हैं जब वो शेयर्स हाँ, चिप पे रहते हैं। और वो टिप पे चलते हैं। बट टिप याद रखना, टिप टपरी पे मिलती है और टपरी वाली टिप जो है वो आपको कभी भी प्रॉफिट कमाने नहीं देती। ग्रेट। तो कुणाल, हमने आज इस थीसिस को किया, तो इसका हम एक जिस तरीके से किसी को मार्केट वॉच के लिए सब्सक्राइब करना है तो लिंक हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप इस हमारी वीडियो का एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट भी चाहते हैं जिसमें हम पूरी ये सारी चीजें लिख के आपको दे दें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक कर लीजिए और वहां जाके आपको ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा, जिसमें जो कुणाल ने बातें बताई हैं वो एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपको मिल जाएगी, ताकि आप उसको डे टू डे यूज भी कर सकें। ग्रेट कुणाल, थैंक यू सो मच। अब मुझे बताइए कि पार्ट 2 में आप कौन सी थीसिस बताने वाले हैं? पार्ट 2 में हम केवल जो बेंजामिन ग्राहम ने सोचा था उसको लेते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग को, और इंडियन वे में थोड़ा उसको मॉडर्नाइज करते हैं, क्योंकि इंडिया में वैल्यू इन्वेस्टिंग ऐसा नहीं होता कि आपको 60% डिस्काउंट पे चीज़ें मिल जाए, पर आपको कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो मिल जाते हैं अच्छे डिस्काउंट पे विज़िवी उनके प्योर्स। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग को हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है, क्यों बनाई गई थी, उसके स्टॉक्स कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फिल्टर्स बना सकते हैं, एंड सो फोर्थ। वो मार्केट वॉच में अलग से उसको डाल के हम कैसे देख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग पे पार्ट 2 निकालें किसी सीरीज में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 और वैल्यू इन्वेस्टिंग लिख दीजिएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी टिप पे नहीं थीसिस पे डिपेंड करना चालू कर दे और बिना सोचे समझे इन्वेस्ट ना करें। और उसके बावजूद भी आप अपनी खुद की रिसर्च करिए, खुद ये वॉच लिस्ट क्रिएट करिए, उसी के बाद डिसीजन लीजिए। अगली वीडियो तक जय जवाहर।